पूर्वांचल की राजनीति की अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा है सुभाषपा पार्टी से ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर वो धुरी है राजनीति के। खास तौर पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, गठबंधन धर्म तो निभाया, लेकिन जनता के मुद्दों पर पार्टी के साथ जब भी कुछ भी अगर उनकी बात को उनको लगा कि जनता के मुद्दों पर सुनवाई नहीं हुई है तो पार्टी से अलग भी हुए, मंत्री पद का त्याग भी किया और उसके बाद विपक्ष के साथ भी गए। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब 2022 की राजनीति के बाद ओम प्रकाश राजभर ने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद अब दौर वो है कि 2024 की राजनीति पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो जो 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है 1 जून को, उस पर उनके सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत करने में अरविंद राजभर जी की खासी भूमिका है। और इस बार पार्टी ने घोसी लोकसभा से उनको अपना उम्मीदवार भी बनाया है। सुभाषपा की राजनीति में जो आज पकड़ है पूर्वांचल में, अरविंद राजभर जी का एक बड़ा योगदान है। उनसे पूछते हैं कि घोसी की लोकसभा में क्या लगता है कि इस बार मामला क्या है। अरविंद जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। घोसी में क्या होगा? घोसी में इस बार परिवर्तन होगा और घोसी में छड़ी का बटन दबा करके कमल को लोग खिलाएंगे और देश के विकास के लिए जो संकल्प है देश की जनता का, कहीं न कहीं घोसी लोकसभा के लोग भी पूरी तन्मयता पूरी ताकत के साथ 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे। अगर बात करें इस लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2019 में जीत दर्ज की थी, 24 में क्या लगता है कि इस बार एनडीए सरकार जो है, गठबंधन की सरकार कितना असर कर पाएगी एनडीए सरकार पर? देखिए, गठबंधन में कोई दम नहीं है। वो सिर्फ एक गोल बना करके, एक ग्रुप बना करके, स्वाभाविक तौर पर है अगर पक्ष है तो विपक्ष भी होना चाहिए, तो विपक्ष की भूमिका में है और उनके पास अगर विपक्ष की भूमिका में वो हैं तो उनके पास न ही देश के विकास का कोई एजेंडा है और न ही समाज के कल्याण के लिए कोई थॉट है, कोई विचारधारा है। वो लोग सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर। और जो एनडीए गठबंधन है वो एक लीडर के तौर पर है। वो हमेशा से देश का विकास कैसे हो, गाँव गरीब का कल्याण कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे प्राप्त हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त हो, महिलाओं का अधिकार कैसे प्राप्त होगा, हमारी जो एनडीए की लीडर टीम है ये इस मुद्दों पर बात करती है। कहीं न कहीं विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप या तमाम तरह के कमेंट करने का काम करती है। तो जनता समझदार हो चुकी है, जनता जान रही है और इस चीज़ को भी पहचानती है कि आखिर देश के विकास में योगदान कौन दे रहा है और देश के विकास में बाधक कौन है। इसका आकलन जनता अच्छी प्रकार से कर रही है। आने वाले 1 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो इसी मुद्दे पर पड़ेगा कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए, हमें धर्म चाहिए, हमें अधर्म नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और विपक्ष कहता है कि हमें अशिक्षा चाहिए। तो कहीं न कहीं इसे एक लोग समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और मतदाता जागरूक हो गए हैं और उनकी जागरूकता ही भारतीय राजनीति में एक सक्रिय भूमिका भी अदा कर रही है। मेरा मानना है 1 तारीख को छड़ी का बटन दबेगा और इस बार 400 पार का जो नारा है वो भी फलीभूत होगा और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बैठने का भी काम करेंगे। अच्छा, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की जीत हुई थी, अतुल राय ने चुनाव जीता था, लेकिन 2022 में समीकरण बदला है। अगर हम घोसी लोकसभा की बात करें तो मऊ की 4 विधानसभा आती है, एक बलिया की रसड़ा विधानसभा आती है, जहां पे इन 5 सीटों पर आपकी पार्टी का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय की, मैंने उनसे बात की तो मेरा उनसे एक सवाल था कि ओम प्रकाश राजभर और उनकी अरविंद राजभर की जो लोकप्रियता है उसका काट कैसे ढूंढेंगे। तो उनका ये कहना है कि हमने विपक्ष में रहते हुए भी जनता के मुद्दों से को उठाया है और हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ाई की है। तो क्या लगता है आपको कि इस लड़ाई को घोसी की जनता कैसे देखती होगी? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिफेंसिव उनका स्टेटमेंट रहा है। स्वाभाविक तौर पर है, किसी से आप पूछेंगे चाहे कोई भी दल पार्टी हो तो जरूर इस बात की चर्चा करेगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का सामान्य वर्ग के लोगों का किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। जनता इसको अच्छी प्रकार से जानती भी है। गरीबों के ज़मीनों पर कब्जा अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। और
अगर गरीबों के साथ अन्याय हुआ है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल, उनके शासनकाल में हुआ है। रही बात पर्टिकुलर व्यक्ति की जो बात किए हैं, तो आम पब्लिक कह रही है कि जो व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है उसको हम वोट दे के करेंगे क्या। और अगर रही बात रहने न रहने का, तो अभी चुनाव आयोग की साइट पर शपथ पत्र पड़ा हुआ है, उसमें आप पाएंगे, देखेंगे कि ये जितने वादे ये कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये सारा चीज़ उस पर लिखा गया है। इनका तो खुद का घर यहाँ पर नहीं है, खुद का घर नहीं है यहाँ पर। और अरविंद राजभर का तो रसड़ा में मकान है, घर है, मेरा कार्य क्षेत्र यही रहा है, और वो 10 साल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं। कोई उद्देश्य, देखिए कोई उद्देश्य नहीं था कि चुनाव लड़ना है। हमारा काम था दल को आगे बढ़ाना, गरीबों को लामबंद करना, उनको जागरूक करना, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, सामाजिकता के प्रति, राजनीति के प्रति। हम वो उस काम में लिप्त थे, हम उस काम को करते थे। उसके साथ साथ सत्ता शासन की प्राप्ति हुई, जितने लोगों की समस्याएं तो उसका समाधान भी किए, तमाम लोगों का इलाज भी कराया गया। थाने पर हो, तहसील पर हो, ज़िले पर हो, जहाँ जहाँ लोगों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं वहाँ वहाँ लोगों की मदद के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और जनता इसी का आकलन कर रही है। हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि मुझे चिंता है कि मेरे पास विदेश में यूनिवर्सिटी है, विदेश में कॉलेज है, हमारे विदेश में मेडिकल कॉलेज है, फैक्ट्री है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो घोसी लोकसभा में एक चाय की दुकान भी नहीं है, कार्यालय के अलावा, घर के अलावा। तो ये जनता अच्छी प्रकार से समझ रही है, और लड़ाई वड़ाई देखिए कहीं कुछ बचा नहीं है। हम जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता को विश्वास भी हो गया है कि अगर हमारे मुद्दे को गंभीरता से कोई रख सकता है तो डॉक्टर अरविंद राजभर। और हम इसी चीज़ का विश्वास जनता के पास है, और इस विश्वास को हम लेने का काम कर रहे हैं। जनता हमको हाथों हाथ ले भी रही है। अभी आप चल रहे हैं, देखेंगे आगे कार्यक्रम में जिस प्रकार से अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जाति बंधन टूट गया है, पार्टी का बंधन टूट गया है, धार्मिक बंधन टूट गया है। सारे लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि पहली बार तो कोई योग्य प्रत्याशी मिला है घोसी लोकसभा में, जिसको इस बार वोट दे करके घोसी के विकास को देश के विकास के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। देश के विकास की जो रफ्तार है, उस रफ्तार से घोसी के भी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। 22 में समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा है, और यहाँ की जो जनता है उसने तब भी आप लोगों को प्यार दिया था, लेकिन क्या गठबंधन टूटने से ऐसा लगता है कि कुछ इससे कुछ जनता के प्रति कुछ अविश्वास जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। जनता तत्परता के साथ तैयार है, कहीं कोई अविश्वास नहीं है। मोदी जी का संकल्प है देश को, भाई देश से सबको प्रेम है। जहाँ देश का सवाल आ जाए, ये चुनाव देश का चुनाव हो रहा है, ये कोई क्षेत्र का, गांव का, प्रधानी का, जिला पंचायती का नहीं चुनाव हो रहा है। ये देश के आन बान सम्मान, देश की रक्षा, देश की मजबूती का चुनाव हो रहा है। और जहां देश का सवाल आ जाता है वहां पर सारे मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। और लोकसभा का चुनाव केंद्रीय स्तर पर है, पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है कि भारत का विगत 10 सालों से एक ताकतवर प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना परचम, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में लहराने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए जनता मतदान कर रही है। चुनाव जीतने के बाद घोसी लोकसभा के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आपको लगता है कि घोसी लोकसभा में बहुत ज़रूरत है, धरातल पर अगर ज़मीनी मुद्दों की बात की जाए? देखिए, यहाँ मुख्य तौर पर अब धीरे धीरे हमारा संविधान भी कहता है, और संविधान का पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट भी है, मूलभूत अधिकार भी है जो जनता का, उसमें दर्ज है कि इस देश में रहने वाले लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, रोजगार प्राप्त होना चाहिए। हर जगह आप आजमगढ़ में चलेंगे तो मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, अच्छे अच्छे रास्ते हैं। आप चलेंगे गाजीपुर तो वहाँ भी मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम है, विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो गई। आप बलिया चलेंगे तो वहाँ भी जो है विश्वविद्यालय हो गया। गोरखपुर में एम्स तक आ गया। यही मऊ एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। हमारा जो मुद्दा रहेगा, अगर हमको लोगों ने मौका दिया तो हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी को स्थापित कराएं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, पीजीआई को स्थापित कराएंगे। जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, महिला डिग्री कॉलेज हो, इन सब को स्थापित करा करके जो बेरोजगारी, बार बार बेरोजगारी पर प्रश्न खड़ा होता है, मेरा प्रयास ये है कि यहाँ हम एमएसएमई के माध्यम से यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे को भी स्थापित कराएंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो किसी व्यक्ति या किसी के विकास की प्रथम सीढ़ी होती है शिक्षा के ग्रोथ को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम केंद्र सरकार की योजना जो अटल आवासीय विद्यालय का है उसको यहाँ लागू कराने का काम करेंगे, ताकि मेरा पूरा घोसी लोकसभा क्षेत्र एकदम शिक्षा के मामले में ओके रहे, रोजगार के मामले में ओके रहे, स्वास्थ्य के मामले में ओके रहे, और इसके साथ साथ
यहाँ लोगों में आपसी भाईचारा प्रेम व्यवहार रहे। जो बुनकर समाज के लोग हैं वो कहते हैं उनको 24 घंटा बिजली चाहिए, उनको भी 24 घंटा बिजली देंगे और उनका मंडी भी बनाएंगे हम, जिससे उनको अपने सामान को लेकर कहीं बाहर न जाना पड़े। इसी मऊ में मंडी रहेगा, खरीदार यहीं पर आएगा, ये अपनी दुकान लगाएंगे, खरीदार आएगा, इनसे माल लेगा, अपना आकर क्या जीवन यापन करने का काम करेंगे लोग। अच्छा, अब आखिरी सवाल, क्योंकि आपके लोग भी, कार्यकर्ता भी खड़े हैं, आपका कार्यक्रम भी है, 80 में कितनी सीटें देखती हैं? देखिए 80 में 80 सीट जीतने का संकल्प हमारा है। 79 सीटें 79 सीटें हम लोग अब तक फाइट में हैं, 1 सीटें लड़ाई में है, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा। कौन सी सीट है लड़ाई में? नहीं बताएंगे। अच्छा, वो नहीं बताएंगे, वो सस्पेंस रखेंगे। सस्पेंस रखेंगे क्योंकि हम अपना जब पुर्जा खोल देंगे तो फिर पता चल जाएगा सबको ना, इसलिए हम पूरी तन्मयता ताकत के साथ लगे हुए हैं उस सीट को भी जीतने के लिए। हमारा लक्ष्य 80 का 80 है। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे अरविंद राजभर, जो कि घोसी लोकसभा सीट से सुभाषपा प्रत्याशी हैं, एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, समाचार